हमारे देश में रिश्तों को तार तार करते हुए कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनसे उनके परिवार वाले को शर्मिंदा होना पड़ा है और साथ ही समाज में उनका जो सर है वो झुक जाता है। आज की जो घटना है वह ऐसे ही रिश्तों पर आधारित दिल दहला देने वाली घटना है। दोस्तों, इस घटना में डबल मर्डर होता है और इस मर्डर का तरीका जानकर तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस कहानी को पूरा सुनने के लिए बने रहें वीडियो में अंत तक। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त आर के। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपनी कहानी में। दोस्तों, अगर चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे हमारा मोटिवेशन पावर बढ़ता है और जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाएगी। दोस्तों, यह कहानी शुरू होती है 10 जनवरी 2020 को। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में एक कोतवाली थाना पड़ता है। उसके अंतर्गत एक इलाका आता है बड़ेवन। दोस्तों, वहां पर एक पुल होता है और सुबह के समय जो है कड़ाकी ठंड में लोग आ जा रहे थे। तभी एक व्यक्ति की नजर एक 24 से 25 वर्षीय लड़के पर पड़ती है जो कि वह मृत होता है। कुछ लोगों को लगता है कि इस लड़के की जो मृत्यु है वो एक्सीडेंट के माध्यम से हुई है। उनमें से एक व्यक्ति ने नजदीकी थाना में इस लाश की जानकारी दे देता है। तभी वहां के कोतवाली जो थाना अध्यक्ष होते हैं अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचते हैं और लाश का निरीक्षण करने के बाद उनको लगता है कि यह कोई एक्सीडेंटल मामला नहीं बल्कि मर्डर का केस है, क्योंकि उस व्यक्ति के शरीर पर चोट के कोई निशान नहीं होते हैं सिवाय खोपड़ी पर एक जो है घाव के, क्योंकि वह घाव इतना गहरा होता है उसे देखकर ऐसा लग रहा होता है कि वह घाव किसी भारी चीज से वार करने पर हुआ है। तभी पुलिस को यह अंदाजा लग जाता है कि ये कोई एक्सीडेंटल केस नहीं बल्कि मर्डर का केस है। जब डेड बॉडी की तलाशी लेती है तो उसके पॉकेट से एक आधार कार्ड मिलता है जिसपे उसका नाम विवेक कुमार चौहान होता है कि उम्र लगभग 22 साल के आसपास होती है और वह गोरखपुर के बरगदवा गांव का रहने वाला होता है तथा उसके पिता का नाम गोविंद चौहान होता है। पुलिस लाश का मुआयना करने के बाद जो है अब जो लाश होती है उसको जो है जिला अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेज दी जाती है और संबंधित धाराओं के तहत अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी जाती है। सबसे पहले पुलिस जो है आधार कार्ड के माध्यम से जो होता है उस पते पर पहुंचती है और उनके लड़के के बारे में बताती है और उन्हें जो है लाश की पहचान के लिए बुलाया जाता है जिला अस्पताल। विवेक के माता पिता जिला अस्पताल पहुंचते हैं और उसकी लाश को देखकर उनकी माता जो सुमन होती हैं वो रोने लगती हैं और चीख चीख कर यह कहने लगती हैं कि मेरे लड़के को मार डाला, मेरे लड़के को मार डाला। इतना सुनते ही जो कोतवाली पुलिस होती है वह सन्न रह जाती है और उनके हस्बैंड गोविंद जी को जो है पूछताछ के लिए बुलवाती है कि गोविंद जी हमको ये बताइए कि किसके बारे में बात कर रही हैं। गोविंद के मुताबिक विवेक जो होता है वो उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अंतर्गत कोतवाली में रहने वाली किरण नाम की एक लड़की से प्यार करता था। दोस्तों, वह अपने घर से 9 जनवरी को निकला था। जानकारी ना तो हमें थी ना ही उसकी माता सुमन को थी और 10 जनवरी को मेरा बेटा इस हाल में मिलता है। इसका मुझे मतलब है जो कुछ भी हुआ है विवेक के साथ वही हुआ है और मुझे पूरा शक है कि मेरे बेटे की जो हत्या है उन लोगों ने ही करी है। वाली पुलिस जो होती है वह गोविंद से बातचीत कर ही रही होती है। तभी जो है वहां पर विजय पाल नाम के एक शख्स पहुंचते हैं और वह जो है बताते हैं पुलिस को कि बेटी किरण जो कि 22 वर्षीय है वह लापता हो गई है और अपनी बेटी की गुमशुदगी की तहरीर लेकर थाने पहुंचते हैं। पाल के हिसाब से विजय पाल ही हत्यारा होता है, क्योंकि इसलिए जब उनकी बेटी भी गायब हो जाती है तो पुलिस जो है इनको हिरासत में लेना अभी उचित नहीं समझती है और इसकी तहरीर लेकर उनकी बेटी की खोजबीन शुरू कर देती है। लेकिन कुछ ही देर बाद जो बड़ेवन के खेतों में एक 22 वर्षीय किरण नाम की लड़की की लाश मिलती है और यह विजय पाल कन्फर्म कर देते हैं कि यह जो लाश है वो मेरी बेटी की है। पुलिस जब लाश को देखती है तो उसे ऐसा लगता है कि यह दोनों केस जो हैं वो मर्डर ऑनर किलिंग का मामला है, क्योंकि जैसा घाव विवेक के सर पे होता है वैसा ही घाव जो है किरण की खोपड़ी पर भी मिलता है। बाकी किरण के शरीर पे कोई भी चोट या खरोच का निशान नहीं होता है। इसलिए जो शक होता अब जो पुलिस होती है उसका शक जो है विजय पाल के आसपास ही घूमने लगता है, क्योंकि घटना वाले दिन जो है किरण का मिलना उससे एक दिन पहले विवेक की हत्या हो जाना यह साबित कर रहा था कि दोनों ही केसों में कोई ना कोई तार जुड़ा हुआ है। तभी पुलिस जो है किरण के फोन लेकर के किरण की कॉल डिटेल निकलवाने के लिए भेज देती है और उधर तभी जो है विजय पाल को हिरासत में पुलिस ले लेती है और कड़ाई से पूछताछ करने लगती है। लेकिन जो विजय पाल होता है अपने आप को विक्टिम साबित करते हुए पुलिस को यही बता रहा था कि शायद मैंने कुछ नहीं किया, एक तो मेरी बेटी का मर्डर हो गया और ऊपर से आप जो है हमें ही कातिल ठहरा रहे हैं।
होती पूछताछ चली रही होती है, जो है जो किरण मृतक किरण होती है उसके कॉल डिटेल्स आ जाते हैं और दरअसल जो किरण का मोबाइल होता है उसमें जो सिम यूज हो रही होती है वह जो है विवेक के नाम पे रजिस्टर्ड होती है। अब इससे यह तो साफ हो जाता है कि जो पाल कह रहे थे ये वही किरण होती है जिसके बारे में वह बातचीत कर रहे थे। अब जो है पुलिस के हाथ में एक तगड़ा सबूत लग चुका था और फिर जो विजय पाल होते हैं उनसे पुलिस जो है अपने तरीके से पूछताछ करती है। थोड़ी ही देर में जो विजय पाल होते हैं पुलिस के पैर गिर जाते हैं और गिड़गिड़ाकर रोने लगते हैं और पुलिस से कहते हैं साहब अगर मैं ये न करता तो मैं क्या करता, मेरी समाज में बहुत ज्यादा बेइज्जती हो जाती। जो पुलिस होती है उसका शक जो है विजय पाल के आसपास ही घूमने लगता है, क्योंकि घटना वाले दिन जो है किरण का मिलना उससे एक दिन पहले विवेक की हत्या हो जाना यह साबित कर रहा था कि दोनों ही केसों में कोई ना कोई तार जुड़ा हुआ है। अब विजयपाल जो होता है अपना गुनाह कोतवाली पुलिस थाने के सामने कबूल कर चुका होता है और फिर वह जो कहानी सुनाता है और फिर विवेक और किरण की जो मर्डर की वह कहानी सुनाता है वह इतनी खौफनाक और डरावनी है कि आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों विजयपाल बताता है कि यह बात 1 साल पहले की है, जब वह उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में कोतवाली थाने के अंतर्गत एक गांव में रहता था। वह और उसका परिवार बड़े हंसी और खुशी से रहता था। उसकी बीबी शर्मिली और उनके बच्चों के साथ में रहते थे। 2 बेटे, एक का नाम शंभू, दूसरे का नाम गुलाब और इनकी बेटी का नाम होता है किरण, जिसकी उम्र लगभग 20 वर्ष होती है। विजयपाल जो होता है उसका आय का जो मुख्य स्रोत होता है वह खेती होती है और किरण बीए द्वितीय वर्ष की छात्रा होती है। वह उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के बरगदवा नामक गांव में रहता होता है और उसके जो पिता होते हैं गोविंद कुंवर चौहान और उसकी माता सुमन चौहान वहीं के साथ में वह रहता होता है। जो विवेक होता है वो अपने माता और पिता का इकलौता बेटा होता है। इन दोनों का मिलन जो है, क्योंकि यह जो गोविंद और विजयपाल होते हैं ये आपस में सगे साड़ू होते हैं, क्योंकि विवेक अपने माता पिता का अकेले होने के कारण उसकी कोई बहन नहीं होती है, इसलिए राखी के त्योहार पर वो इसकी कलाई हमेशा सुनी रह जाती है। अब एक दिन की बात है जब रक्षाबंधन होता है तो विवेक की माँ जो होती है वह अपनी बहन की लड़की किरण को अपने वहाँ बुलवा लेती है, क्योंकि विवेक के कोई राखी बांधने वाला नहीं होता है और किरण आकर के जो है विवेक को राखी बांधती है और हंसी खुशी से सब पूरा त्योहार निपटता है। लेकिन जो किरण और विवेक होते हैं इनकी नजरें आपस में मिल जाती हैं और इनके मन और दिलों में कुछ और ही चलने लगता है। दोस्तों रक्षाबंधन बीतने के बाद जो है जब किरण अपने घर जाने लगती है तो विवेक जो होता है किरण को उपहार के तौर पे एक मोबाइल गिफ्ट करता है और उसमें अपने नाम का सिम डाल करके किरण को दे देता है। अब जो किरण होती है जैसे ही अपने घर पहुंचती है अब धीरे धीरे विवेक और किरण की बातचीत शुरू हो जाती है और इस बातचीत से दोनों के घर वाले बिल्कुल अनजान होते हैं। अब विवेक और किरण जो होते हैं एक दूसरे के विचारों की वजह से मेल खा जाते हैं और इनका जो प्रेम प्रसंग होता है वह शुरू हो जाता है। धीरे धीरे वक्त बढ़ता है और इन दोनों की बातें लगातार बढ़ने लगती हैं। अब जो विवेक जो है किरण के घर जरूरत से भी ज़्यादा आने लगता है। अब धीरे धीरे इनका जो प्यार होता है और भी परवान चढ़ने लगता है। एक दिन तो हद ही हो जाती है, यह दोनों जो है अपने प्यार के सपनों में ऐसे खो जाते हैं कि इन दोनों को पता ही नहीं चलता कि ये लोग क्या कर रहे हैं। धीरे धीरे यह इसी तरह से चल रहा था। कुछ वक्त के बाद इन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध भी बन जाते हैं। अब दोनों अपनी अपनी शादी के सपने देखने लगते हैं, लेकिन वक्त को तो कुछ और ही मंजूर होता है। अब धीरे धीरे चूंकि किरण और विवेक जो है आपस में भाई होते हैं, इसलिए जो विवेक होता है उसके घर आना जाना लगा होता है और उसके फैमिली वाले भी उस पर कोई शक नहीं करता है। धीरे अब इनका प्यार को लगभग 1 साल बीत चुका था। होती है वह कहती है कि अब हमको शादी कर लेनी चाहिए, अपने घर में बता देना चाहिए और विवेक और अपने बारे में जो भी रिश्ता बना होता है उसके बारे में अपने घर में बता देती है। और जैसे ही किरण विजयपाल को यह बात बताती है, विजयपाल जो होता है अपना आपा खो देता है और गुस्से में किरण को बहुत मारता है और उसका जो मोबाइल होता है वह छीनकर अपने पास रख लेता है। और उसी गुस्से में जो है जो विजयपाल जो होता है किरण का पिता, वह अपने साढ़ू गोरखपुर के गोविंद को भी कॉल करके यह बता देता है कि जो है विवेक ने इतना गलत काम किया है, अब मैं इसको बख्शूंगा नहीं, या तो आप इसको समझा लीजिए दोबारा या मेरे घर में ना दिखाई दे। और विवेक के जो माता पिता होते हैं विवेक को बहुत समझाते हैं, लेकिन वह लोग ऐसी मोड़ पर पहुंच चुके थे जहां से वापस आना नामुमकिन हो चुका था। और चूंकि जो किरण होती है किरण का मोबाइल उनके पिता ले लेते हैं और इस वजह से विवेक और किरण की बात नहीं हो पा रही थी।
काफ़ी दिन बीत चुके थे और विवेक जो होता है उससे मिलने के लिए तड़पने लगता है, बेचैन होने लगता है, उसकी आँखों से दर्द भरे आँसू आने लगते हैं। यह देखकर उसकी माँ जो होती है बहुत ही परेशान होती है, लेकिन वह समाज की कुरीतियों से जो है डर रही होती है, चाह कर भी वह कुछ नहीं कर पाती है। दोस्तों 10 जनवरी 2024 की बात है जब विवेक जो है अपने गोरखपुर से उत्तर बस्ती जिले के लिए निकलता है और घर में इस बात की कोई जानकारी नहीं होती है कि विवेक कहाँ जा रहा है। अब विवेक जो है जैसे ही किरण के गाँव पहुँचता है, किरण के घर में उसके माता-पिता और भाई सभी होते हैं और जब विवेक उनके घर आता है तो वह लोग उसे देखकर बहुत गालियाँ देते हैं और घर से भगा देते हैं। मार-पीट की भी नौबत हो जाती है। लेकिन प्यार में पड़े विवेक को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है और वह घर वापस आने के बजाय वह बड़ेवन गांव में ही रुक जाता है और इस बीच में वह किरण से यह बता देता है कि मैं रात को यहीं रुकूंगा, आपको रात में मुझसे मिलने आना होगा। अब जो किरण होती है इस गांव में होती है कब रात हो और कब मैं विवेक से मिलने खेतों में जाऊं। अब रात के करीब 9 बज चुका था। किरण और विजयपाल और उसकी माता और उसके दोनों भाई जो होते हैं, खाना-वाना खाकर सो चुके होते हैं। लेकिन जो किरण होती है, उसको कहीं जाना होता है, तो वह सोने का बहाना करके घर में लेट जाती है और जैसे ही करीब 12 बजे के आस-पास जो है, किरण वह घर से निकल लेती है, अपने आशिक विवेक से मिलने के लिए। इस बीच जो किरण के पिता विजयपाल होते हैं, उनकी आँख खुलती है, तो देखते हैं कि जो किरण है वो अपने पलंग पे नहीं है और यह देखकर वह तुरंत सन्न रह जाते हैं। उनको शक हो जाता है कि कहीं न कहीं यह जो है विवेक से मिलने ही गई होगी। अब ये विजयपाल होते हैं, विजयपाल अपने भाई और बेटे के साथ में किरण को रात में ही ढूँढने के लिए निकल लेते हैं। लेकिन घर से करीब 1 किलोमीटर दूरी पर जब पहुँचते हैं, तो जहाँ पर इनके खेत होते हैं, तो जैसे ही विवेक और किरण को यहाँ देखते हैं, तो इनकी आँखें लाल हो जाती हैं। क्योंकि जो विवेक होता है ऐसी विवेक और किरण होती है ऐसी आपत्तिजनक स्थिति में होती है कि किसी भी पिता के लिए यह देख पाना संभव नहीं था। गुस्से में आकर जो है विजयपाल वहीं पर पड़ी एक ईंट उठाते हैं और विवेक के सर पर मार देते हैं। दोस्तों एक ही ईंट के वार में विवेक के सर से बहुत ज़्यादा ब्लड निकलने लगता है और वह अपनी सांसें तोड़ देता है। यह देखकर किरण जो होती है बहुत ही डर जाती है और ज़ोर-ज़ोर से चीखने-चिल्लाने लगती है। लेकिन जो विजयपाल और उसके भाई और उसका बेटा शंभू जो होता है, अब इनको भी विवेक की मौत का डर सताने लगता है कि कहीं न कहीं कोई गाँव से आ जाए और हम लोगों का भेद खुल जाए और हम लोग जेल चले जाएँगे। जो विजयपाल किरण का पिता होता है, उसी ईंट से अपनी बेटी के सर पे भी वार कर देता है। वैसा ही वार किरण की खोपड़ी पर भी होता है और किरण भी एक ही वार को ना झेलते हुए जब ज़मीन में गिर जाती है और काफ़ी ब्लड निकलने की वजह से किरण की भी तत्काल मौके पर मौत हो जाती है। विजयपाल ना चाहते हुए भी अपनी बेटी को मौत के घाट उतार देते हैं। अब यह जो तीनों होते हैं विजयपाल, उनका बेटा शंभू और उनका एक छोटा भाई, वो तीनों इस लाश को ठिकाने लगाने के बारे में सोचने लगते हैं। दोस्तों एक की लाश को उठाते हैं और बड़ेवन पुल के नीचे डाल देते हैं। चूँकि ठंडक बहुत हो रही थी, इस वजह से रात में कोई आस-पास नहीं निकलता है और इस मौके का फ़ायदा उठा कर के वहाँ ले जा कर के वहाँ डाल देते हैं और यह सोचते हैं कि हो सकता है कि इसके बारे में उनको लगेगा कि इसकी मौत जो है एक्सीडेंट के माध्यम से हुई है। दोस्तों विजयपाल और उनका बेटा जो है विवेक की लाश को ठिकाने लगाने के बाद जो है वह किरण की लाश को भी वहीं खेतों में छोड़ देते हैं और अपने घर चले आते हैं और अगले दिन सुबह जो है वह ये किरण की गुमशुदगी की तहरीर लेकर एक कोतवाली थाना पहुंच जाता है और यही सबसे बड़ी विजयपाल की गलती हो जाती है। दोस्तों इस तरह से विवेक और किरण की लव स्टोरी का खौफनाक प्रेम हो जाता है। मगर दोस्तों जो विजयपाल होते हैं वो अपनी बेटी और विवेक को मारना नहीं चाह रहे होते हैं, लेकिन वो समाज के हाथ कारण मजबूर थे और फिर वो ऐसा करना पड़ा जिसकी उन्होंने भी कल्पना नहीं करी होगी। दोस्तों पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करके विजयपाल और उनके बेटे और उनके भाई को केस दर्ज कर लिया है और जो गोविंद होते हैं उनके साड़ू गोविंद जो विजयपाल के साड़ू होते हैं, यह सुनकर सन्न रह जाते हैं कि आखिर यह सब जो है मेरे साड़ू विजयपाल ने ही किया है। दोस्तों इस तरह से दो हँसते-खेलते परिवार एक जुर्म की आग में जल जाते हैं और दोनों ही परिवार को अब सिर्फ़ रोना ही रोना बचा होता है। क्योंकि जो विजयपाल और उनका भाई, उनका बेटा होता है, अब वो सलाखों के पीछे हैं और जो गोविंद पाल जो होते हैं और उनकी माँ होती हैं, वह अपने बेटे की गम में
जो है तड़प रही हैं। साथ ही यह जो गम है विजयपाल को दोगुना हो जाता है, क्योंकि वह उसने ही अपने ही बेटी को कत्ल कर दिया था और साथ में अब वह जेल भी काट रहा था। दोस्तों, विवेक और किरण के रिश्ते पर आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और विजयपाल ने जो किया, क्या वो सही किया, इस पर भी अपनी राय ज़रूर दें। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक नई सच्ची कहानी के साथ में। तो अगर चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे आप तक यह जानकारी मिलती रहेगी दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में। धन्यवाद।